Good evening, Doremi. Am I audible and am I visible? एक बार बता दो. चलो एक बारी बुला लेते हैं सबको. हेलो अभिलिप्शा. गुड इवनिंग. हाय डोरेमी, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ यार. हाय भावना. हाँ. हाँ, मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट ये दो क्लासेस में हो जाना चाहिए. क्योंकि आज अगर हम कंप्लीट सेल रिएक्शन तक कर लिए नर्स्ट इक्वेशन, तो फिर आई एम श्योर कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी. लेकिन आज अगर डिले हो गया तो फिर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा जी. कल कौन सी एग्जाम है? कल 31st है क्या? नहीं. हाय लिप्ति. हाँ हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डेड देख लेना. अ, और हाँ, मैं क्या बोल रही थी अभिलिप्सा, यही कि अगर आज लास्ट इक्वेशन तक खत्म हो गया देन वो नेक्स्ट क्लास हमारी, मतलब नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा. बट उसके बाद और एक क्लास लगेगा जो कि प्रोबेबली 30 मिनट्स ही लाइक इट विल टेक. बट आई थिंक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, आई एम श्योर. एंड नेक्स्ट क्लास वेंसडे को ही होने वाला है. ओके. हाँ, लास्ट इक्वेशन तक पूरा. पूरा. ठीक है. चलो ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगी बिकॉज हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है. ओके. नवंबर तक तो खत्म हो जाएगा, मतलब अक्टूबर लास्ट तक. 8/3 हुआ है. मंथ के लास्ट वीक से शुरू हुआ. चलो कोई ना बेटा, अब जाओ. जाओ जाओ जाओ, एग्जाम के लिए तैयारी करो. बट रिकॉर्डेड देख लेना. ओके. एंड देन कमेंट करके जाना कि दीदी मैंने देख लिया. ओके. लेट्स वेट फॉर मोर 2 मिनट्स, देन विल स्टार्ट. और ज्यादा वेट नहीं करेंगे. जितने भी आए मैं उतनों को पढ़ाऊंगी. क्योंकि मैं देख चुकी हूँ बाकी क्लासेस में भी बच्चे नहीं आ रहे एंड आई डोंट नो द रीजन. लाइक ओके, आई नो द रीजन. इवन मैं अभी भी आप लोगों को बोल रही हूँ एक चीज. आप खुद सोचो, जो जो रेगुलर हो. डोरेमी ये सुन के जाओ, अगर हो तो सुन के जाओ ये. जागृति भी आ गई, चलो ये सुन के जाओ. आप खुद देखो. एक तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कितने ज्यादा थे स्टार्टिंग में. ओके. फिर कितने कम हुए एंड कितने रेगुलर स्टूडेंट्स थे. ओके. एंड नाउ जस्ट सी योर कॉम्पिटिशन्स. नाउ जस्ट सी योर कॉम्पिटिशन्स. ओके. यही होता है, हर साल बच्चे आते हैं बट वो एंड तक टिक नहीं पाते जो कि अभी हो रहा है. यू कैन सी दिस. राइट, आप खुद देख पा रहे होगे. एंड यही होता है हर साल. और आप जैसे बच्चों की ही सिलेक्शन होती है. ओके. बस अभी जितना मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा तो करना ही पड़ेगा. और 6 मंथ से. ओके. हाँ, वही होता है. अभी मोटिवेशन कम होता ही है. मोटिवेशन कम हो जाता है. देखो, मैं एक चीज बोलूं. हम एजुकेटर्स, हम टीचर्स, या फिर कोई भी, आप कहीं पे अगर कोचिंग ले रहे हो, आप कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, लाइक कहीं पे भी अगर आप लोग हो, राइट, कहीं पे भी अगर आप लोग हो एंड यू आर रीडिंग फ्रॉम दैट, आप अगर स्कूल में हो, वहां पे टीचर तो मोटिवेट करेगा ही. बट जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, यू कांट डू एनीथिंग.
आप डेली वही करके उठना पड़ेगा कि भाई मतलब यही दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 साल तक मुझे यही करना है। 1 साल तक मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ना है। मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना है 1 साल तक। 1 साल तक मुझे इतने बजे ही उठना है। 1 साल तक मुझे रेगुलर क्लास करना है। 1 साल तक दिस शुड बी माई शेड्यूल। ओके, चलो ठीक है। ठीक है प्राची। ओके, सो नाउ यू कैन सी योर कंपटीशन। और यही होता है हर साल। हर साल अलग अलग, आप देख सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म में। हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा बच्चे हैं, वहां पे भी यही होता है। पहले 1-2 लाख बच्चे आ जाते हैं, फिर कम होते होते 50,000, फिर कम होते होते 30,000, फिर कम होते 20,000, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हो जाते हैं। हम्म, और ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ, इतने ही होते हैं आपके कंपटीशन। बाकी चले गए। बाकी चले गए। ओके। और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। होगा। बस अभी जितना कर रहे हो ना, उससे थोड़ा तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। क्योंकि आप अभी जितना मेहनत कर रहे हो उतना जो जो आपके कंपटीशन है वो सब कर रहे हैं। राइट, तो वही रैंक के लिए ना उससे थोड़ा ज्यादा तो करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। जितना मैं 3 महीने में आप लोगों को जान चुकी हूँ, यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सॉरी अंडरस्टैंडिंग बोल रही हूँ, यू ऑल आर आउटस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर दिस। हम अंडरस्टैंडिंग भी हो, लाइक आप लोग समझते हो बहुत कुछ चीजें। राइट, तो चलो लेट नहीं करेंगे, हम शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई नो बच्चे नहीं आएंगे मैसेज करने के बाद भी। शall वी स्टार्ट? एक्साइटेड हो सारे बच्चे? अरे बोलो, हो ना एक्साइटेड? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन द होल केमिस्ट्री सिलेबस। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला चैप्टर। बहुत इजी है ना इसलिए। चलो ठीक है। ओके, अभी तो आप लोगों में से तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेंटोरशिप प्रोग्राम में हैं। बाकी जो जो नहीं है मैं बता दूं। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, चलो ठीक है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज, भाई अभी 6 मंथ्स बाकी है, एंड दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड येट, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट देम एंड दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ट्रस्ट मी, फॉर दिस 6 मंथ्स यू रियली नीड एन मेंटोर। मेंटोर चाहिए। मेंटोर तो चाहिए। हाँ चलो बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, आप पढ़ाई करो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? हाँ चलो। ओके, सो दोज हु हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। आपके पास 6 महीने हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर माइंडसेट कि आप कर पाओगे या नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 महीने होने के बाद भी वो हार मान जाते हैं। दे फील लाइक नो वी हैवंट डन एनीथिंग और हमसे नहीं हो पाएगा। ओके, बट ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारे पास 6 महीने हैं, और इस 6 महीने में हम इतने मेहनत करेंगे कि हम रैंकर्स बनेंगे। ओके, एंड फॉर देम, दोज हु वांट इट, यू रियली नीड एन मेंटोर। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ठीक है हम आज लेक्चर देख लिए, उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए, खत्म नहीं। नहीं, नीट एक ऐसा जर्नी है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये एक ऐसा जर्नी है। लाइक आई टेल यू, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो सीरीज देखा है या नहीं। अगर नहीं देखा है तो भी मत देखना। ओके, नाउ आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग देखोगे। ठीक है, उसमें एक डायलॉग थी, वो भी मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, बट जितना याद आ रहा है आई टेल यू। हाँ ना, कि अटेम्प्ट्स लिमिटलेस हो सकते हैं, बट पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लिमिटलेस नहीं होते। एंड दिस इज ट्रू, नहीं होते। ओके, एंड फॉर दैट यू नीड अ मेंटोर, जो आपको उतना पेशेंट रखे, जो आपको सिखाए कि क्या करना है। अगर डेली टारगेट्स नहीं बन रहे तो वो सिखाएंगे कि डेली टारगेट्स कैसा करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। वन टू वन इंटरेक्शन होता है। वन टू वन इंटरेक्शन इज समथिंग, इट इज वेरी नेसेसरी। कभी भी जरूरत हो। रिसेंटली सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, लाइक
वो लोग मुझसे बात कर रहे थे अबाउट दिस। अगर नहीं हो पा रहा है कोई मेंटोर से, वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यू कैन टॉक टू अस, बट वन टू वन इंटरेक्शन रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज मेंटोर्स आर फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स, समझ रहे हो, जहां पे आपकी सपना है कि भाई हमें एम्स जाना है, वहां से मेंटोर से उनकी हैंडमेड नोट्स भी है। एंड यू विल गेट 30,000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स विथ फुल सिलेबस टेस्ट जो कि 100 प्लस है, समझे। सो यू हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी ऑफर खत्म हो गया, अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इट वॉज, द प्राइस वॉज 5,000, द प्राइस वॉज 5,000, बट क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी दिवाली ऑफर के लिए, दिवाली तक, नाउ द प्राइस हैज डिक्रीज टू 3,800। ओके, समझे, इट हैज डिक्रीज टू दिस। सो इफ यू वांट टू टेक, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ना ही इसके बाद कोई फेस्टिवल आने वाला है, ना ही इसके बाद ऑफर्स आने, दिस इज समथिंग लाइक, मैं तो श्योर, ठीक है। बट वन थिंग यू हैव टू डू इज यूज द कूपन कोड दैट इज Diwali 24, Diwali 24, okay, use this coupon code to get it at only 3,800. I'm writing it here again. Coupon code is Diwali 24, ठीक है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स करने वाले हैं, उसकी गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, फिर हम करने वाले हैं क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल, नर्स्ट इक्वेशन, एंड देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन एसओपी, एसआरपी, एवरीथिंग। ओके, विल स्टार्ट, और लेट नहीं करेंगे। आई होप कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। ओके, नहीं भी हो सकता है खत्म, आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, सिंपली इतना जानो कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों की कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। See what has been written here. Part of science where we study the interconversion of chemical energy and electrical energy. It is a part of science जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, interconversion of chemical energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो सकता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है पढ़ लिए, तो फिर अभी जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेल्प करता है, क्या, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इनटू ईच अदर। आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक तो डिवाइस होना चाहिए ना जो कि एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देख लो क्या लिखा है, डिवाइस विच इज यूज टू इंटर कन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इनटू ईच अदर। ओके, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स होंगे। अब देखो, नेम्स पढ़ने से पहले ही इतना तो हम लोग श्योर हो गए होंगे कि वो दो टाइप्स कैसे होंगे। ऑब्वियसली एक होगा जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और एक होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, हाँ कि ना। सो दो टाइप्स क्या क्या होता है बेटा जी, एक होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हम क्लास 12th में जो नीट के बच्चे पढ़ने वाले, हियर गैल्वेनिक सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं। ओके, बट अगेन हमें दो टाइप्स जानना है, तो एक होता है गैल्वेनिक सेल और उसी को हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल। ओके, या फिर जो दूसरा वाला होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल से केमिकल बन रहा होगा, तो ऑब्वियसली गैल्वेनिक क्या होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन रहा होगा। देख लो, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, ओके, इतना क्लियर है बेटा जी, इतना क्लियर है, हाँ कि ना। अब देख लो गैल्वेनिक सेल क्या है। भाई गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द सेल। ओके, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल, वेयर एज इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, a non-spontaneous reaction is carried out by supplying current from an external battery। एक तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है,
और उसकी जो करंट कहाँ से आती है, कहाँ से सप्लाई होती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी। ये मार्क करो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी। क्या बेटा जी अभी इस पेज में आपको सब कुछ समझ में आया? क्या ये वाला थ्योरी समझ में आया? यस और नो, टेल मी, बोलो। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अभी एक एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि सिमिलरली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे कि बस एक ये जार था, इसमें जो सोल्यूशन थी वो क्या था, CuSO4 था। ओके, जो सोल्यूशन था इट वाज CuSO4। अगर आप सबको पता होगा तो CuSO4 का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ब्लू होता, क्या होता है, ब्लू होता है। तो इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, एक जेडन रॉड को घुसा दिया, मतलब केप्ट जेडन रॉड। ओके, वो जो जार था उसमें एक जेडन रॉड उन्होंने रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे व्हाट ही सॉ, व्हाट ही ऑब्जर्व, जो भी साइंटिस्ट इसे कर रहे थे, व्हाट ही ऑब्जर्व, कि जो जेडन रॉड है ना, ये जो जेडन रॉड है, आई एम राइटिंग हियर, जो जेडन रॉड है, इट स्टार्टेड रिड्यूसिंग, मतलब जो रॉड था बेटा जी, वो पतला होते चला गया। मतलब एक तो वो मोटा था, मतलब जितना भी होना था रॉड उतना था, धीरे धीरे इट स्टार्टेड टू, क्या हुआ, इट स्टार्टेड टू गेट रिड्यूस्ड, धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हुआ। Okay, it reduced slowly and slowly. So you can write here Jeden rod reduced. Okay, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। सेकेंड चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि CuSO4 में जो ब्लू कलर था, इट स्टार्टेड फेडिंग अवे, मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे हटना शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट होने लगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्लू कलर फेडेड अवे स्लोली। ओके, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया। जो थर्ड चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट की तरह बना, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट की तरह बना, दैट वाज रेड इन कलर। क्या बना, रेड इन कलर। ओके, सो अ रेड प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, जो लास्ट उन्होंने देखा कि टेम्परेचर भी राइज हुआ। ओके, देयर वाज राइज इन टेम्परेचर, तो लिखो भाई, टेम्परेचर ऑल्सो राइज्ड। ठीक है, इतना उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इसी ऑब्जर्वेशन को लेके, या फिर जो यही एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसी से कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू गैल्वेनिक सेल। मैं अभी ये क्यों पढ़ाई, देखो दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जो है आपकी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए नेसेसरी नहीं है, ना ही मैं आपको बोलूंगी कि इसे याद रखो, मत रखो यार, इट्स नॉट नेसेसरी। बट टू रीड दैट कॉन्सेप्ट आई वाज टेलिंग अबाउट दिस, कि भाई जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वो वाला एक्सपेरिमेंट करें। वो वाला एक्सपेरिमेंट क्या है वो तो मैं समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं समझाऊंगी। दैट एक्सपेरिमेंट केम फ्रॉम दिस, मतलब इससे आइडिया लिए कि ठीक है, हम अगर उस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करें तो फिर हो सकता है हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। जो मैंने बोला है भाई, इस होल चैप्टर में हम जानना चाहेंगे गैल्वेनिक सेल के ही बारे में। एंड गैल्वेनिक सेल की जो बेस्ट एग्जांपल होती है, बेस्ट एग्जांपल दैट इज डैनियल सेल। ओके, अब डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल होता है किसी पे भी अगर वो रिलेटेड होता है जिंक और कॉपर को, हम उसको डैनियल सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल था इट वाज कंप्लीटली मेड विथ जिंक एंड कॉपर, या फिर उसकी सोल्यूशन से। ठीक है, ठीक है, तो ये है गैल्वेनिक सेल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट इज डैनियल सेल। इसलिए हमने आगे आगे जो भी पढ़ा, हम उसको डैनियल सेल लेके ही पढ़ रहे थे। क्वेश्चन में हो सकता है कुछ अलग पूछ ले, हो सकता है NI या फिर AG पूछ ले, हो सकता है आपको निकल और AG पूछ ले, बट द बेस्ट एग्जांपल इज डैनियल सेल। और हमें समझा भी गया था डैनियल सेल से, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम डैनियल सेल से ही आता है। डैनियल सेल क्या हुआ, जहां पे जो सेल होता है जिसमें जेडन और कॉपर की यूज होता है, एंड उसके सॉल्यूशंस की भी यूज होती है। ठीक है, इतना आप लोग जान लो। जो जेडन होता है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, एंड जो कॉपर है दैट इज व्हाट, दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है बेटा जी, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
ठीक है। अब क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मीन्स इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो यहाँ पे कौन से रिएक्शन इजी होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो, जल्दी बोलो। लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, बोलो कौन सा रिएक्शन होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली लूज कर पा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? और ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला होता है, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ओके, कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अरे बताओ कौन सी रिएक्शन होगा? कहाँ सो गए? कर रहे हो ना क्लास? जो 4-5 कर रहे हो क्लास, वो सब कर रहे हो, अटेंटिव हो या सो गए? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? बोल नहीं रहे, तब से पूछ रही हूँ। हाँ, क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली लूज करेंगे, दोज आर व्हाट? ऑक्सीडेशन। मतलब ये हो सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज इजी हियर। और यहाँ पे क्या हो सकता है? रिडक्शन। ठीक है, ठीक है। चलो, अब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डैनियल शेल के बारे में, अब क्या करते हैं, उसकी जो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सबको हम पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया? 2 जार लिए। क्या हुआ बेटा जी? 2 जार लिए। ठीक है। यहाँ पे था ZnSO4 की सोल्यूशन, यहाँ पे था CuSO4 की सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्या है? दिस वन इज शेडन रॉड। क्या है? शेडन रॉड। ओके, एंड दिस वन इज कॉपर रॉड। ओके, यहाँ पे एक रॉड इंसर्ट किया गया जो कि जेडन का बना है, और यहाँ पे एक रॉड इंसर्ट किया गया, मतलब रखा गया, जो कि कॉपर का है। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया? फिर क्या हुआ नेक्स्ट? ये वाला जो हमारा था, दिस वाज एनोड। ये क्या था बेटा जी? एनोड। और ये क्या था? कैथोड। और आपको पता है कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब नेगेटिव। ये था एनोड, एनोड। ठीक है, ठीक है बेटा जी, समझ में आया? हाँ कि ना? हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया ताकि करंट फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन्स भी पास कर सके। इतना हमने कर लिया, बस यही है हमारा सेटअप, और कुछ नहीं। यही है हमारा सेटअप। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमने इलेक्ट्रॉन्स जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया, और जब हमने करंट मतलब पास करने लगे, जब करंट पास हुआ, तो हमने क्या देखा? जो जेडन है, जो जिंक है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करने लगा। क्या? जो जेडन है, इट स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, एंड वो सोल्यूशन में चला गया। जो जेडन है, ये क्या हुआ? ये सोल्यूशन में आ गया। ओके, ये क्या हुआ? ये सोल्यूशन में आने लगा, जेडन कन्वर्ट होके Zn+2। क्यों? क्योंकि वो ना धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करने लगा। ये हमने ऑब्जर्व किया। क्या क्या? कि भाई जो जेडन है, वो अपने आप ऑक्सीडाइज करेगा, एंड देन जेडन सोल्यूशन में जाएगा। ओके, फिर Zn+2 होगा। ठीक है। और जब Zn+2 बन रहा है, तो फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। अब वो जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है कॉपर। तो इस तरफ से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे पास करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे पास करेंगे। फिर वो आके इधर रहे, वो आके इधर है, मतलब डिपॉजिट कर ले। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो चला जाएगा किसके पास? कॉपर के तरफ चला जाएगा, या फिर कॉपर के पास चला जाएगा। तो वो जो कॉपर है, वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है। क्या? रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है। तो क्या आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज होके Zn+2 लूज कर रहा है। मतलब ये जो रॉड है, इट विल स्टार्ट टू डिटोरिएट, या फिर रिड्यूस होना शुरू करेगा, या फिर उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी? थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी। क्या है बेटा? इसकी जो थिकनेस है, किसकी? इसकी जो जेडन रॉड की थिकनेस है, वो डिक्रीज करेगी। लिखो, थिकनेस डिक्रीज करेगी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगी। और सिमिलरली यहाँ पे तो डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये मोटा होता चलेगा। सो यू कैन राइट हियर, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट कर जाते हैं। ओके, Cu+2 से, सॉरी CuSO4 से Cu+2 बन के डिपोजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे Zn+2 बन के वो पानी के साथ, जो ZnSO4 सोल्यूशन था, उसके साथ वो मिल जा रहे थे।
ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे Zn+2 आ गया तो इसके पास कितना हुआ, जितनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनने लगे, +2 है। और यहाँ पे अभी क्या है, SO4-2 है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनने लगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। अब जब इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन रहे, इतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज बन रहे, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो वो तो वो पॉजिटिव होगा ना, और कैथोड नेगेटिव। समझ में नहीं आया बेटा? एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा ना। क्यों पॉजिटिव होगा? हम्म, क्यों पॉजिटिव होगा? क्यों पॉजिटिव होगा बेटा जी, बोलो। अच्छा, एनोड के थर्ड के लिए बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बेटा, यहाँ से वहां करेंगे तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, और वो वाला पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां फ्लो कर रहे, और वहां से इस तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आएंगे तो क्या फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। ये दिमाग में रखो, और इसके लिए एक ट्रिक भी है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। समझे? हाँ, मतलब सुनो, देखो एक चीज, अच्छा मैं ना यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो सिंबल एनोड और कैथोड के लेके, कैथोड और एनोड को लेके उसके रिस्पेक्ट में हमने नहीं बोला है, उसके रिस्पेक्ट में हमने नहीं बोला है। समझे? उसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, इतना याद रखो। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड की तरफ नेगेटिव होता है, इतना याद रखो, और कैथोड की तरफ पॉजिटिव होता है। वेरएज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव होता है और कैथोड में नेगेटिव होता है। समझी? बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की तरफ ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरफ ही रिडक्शन होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड की तरफ ही ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड की तरफ ही रिडक्शन होगा। ठीक है, बस एक चीज याद रखो, एनोड की तरफ वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम उसको एनोड के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे। भावना क्लियर? क्लियर बेटा जी? बोलो। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने लगा, मतलब Zn+2 बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने लगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आने लगा। क्या? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आने लगा। जब ऐसा हो जाता है ना, तो भाई धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। इसी के लिए हमने और एक इंस्ट्रूमेंट, या फिर इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोल सकते, और एक इस एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट हमने ऐड किया, दैट इज सॉल्ट ब्रीज। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्ट ब्रीज। उसको हमने ऐसे ऐड किया, उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। वो एक इन्वर्टेड ट्यूब के जैसा होता है, ओके, मतलब उल्टा। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्ट ब्रीज। दिस इज व्हाट? दिस इज योर सॉल्ट ब्रीज। यहाँ पे Zn+2 आ रहा था। हाँ, ये क्या है बेटा जी? दिस इज योर सॉल्ट ब्रीज। अब सॉल्ट ब्रीज का क्या काम है ये भी हम पढ़ने वाले, बट इतना जानो, वो सॉल्ट ब्रीज आ जाता है, वो क्या करेगा, वो ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट देगा, या फिर जो नेगेटिव है उसके तरफ पॉजिटिव भेजेगा, जो पॉजिटिव है उसके तरफ नेगेटिव भेजेगा, और उसको बैलेंस करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू करे एंड करंट फ्लो भी कंटिन्यू करे। बस यही है सॉल्ट ब्रीज का काम, क्योंकि बिना सॉल्ट ब्रीज के दिस द इंटायर प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। एक डैनियल सेल बन ही नहीं सकता विदाउट अ सॉल्ट ब्रीज। समझ में आया? विदाउट अ सॉल्ट ब्रीज यू कांट हैव अ डैनियल सेल। Okay, you can't make a Daniel cell, that is for sure.
सॉल्ट ब्रिज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम, एट अ पॉइंट क्या हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो सकता है। बट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंटिन्यू करना है, एंड फॉर दैट वी नीड टू ऐड सॉल्ट ब्रिज। क्यों? सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, Zn+2 अगर इस तरफ है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बना है, तो वो उस तरफ नेगेटिव चार्ज डालेगा, जिस तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज बना है वो उस तरफ पॉजिटिव चार्ज रखेगा। डन, क्लियर, दिस मच क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ, इस तरफ जब Zn+2 आके अपनी सोल्यूशन में मिला, तो हमें क्या बना के ये दिया, मतलब व्हाट वाज फॉर्म्ड। ओके, क्या यहाँ पे बना, एनोड की तरफ आप देखो, एट एनोड, क्या ये जो Zn सॉलिड था, ये क्या क्या, Zn+2 बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, हाँ कि ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सिमिलरली एट कैथोड क्या हुआ, जो कॉपर था, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो भाई डिपॉजिट होने लगे, हाँ कि ना, तो ये सॉलिड बनता गया, वो डिपॉजिट होने लगा। तो क्या मैं इस रिएक्शन को, आप खुद देखो, आप खुद देखो, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ, व्हाट, टेल मी, इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑक्सीडेशन, यस और नो, और इसको क्या बोल सकती हूँ, रिडक्शन। ओके, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो फिर रिडक्शन। ओके, और एक चीज याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, एनोड से कैथोड, और जो करंट होता है फ्लो, वो कहाँ से कहाँ होता है, कैथोड से एन। ठीक है, ठीक है बेटा जी, इतना क्लियर। अभी सॉल्ट ब्रीज के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रीज क्या होता है देख लो, जेली लाइक पेस्ट होता है ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसके पास क्या होता है, जो इन्वर्टेड ट्यूब आपने देखा ना, उसमें वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, NH4Cl, इन अगर अगर और जेलेटिन फिल्ड इन एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो उसमें अगर अगर पेस्ट या फिर जेलेटिन फिल्ड ट्यूब होता है, जेलेटिन मतलब एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी लिखा है कि जेली लाइक पेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है बेटा जी, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, एंड वो एक इन्वर्टेड ट्यूब होता है। देखो इसकी फंक्शन क्या है, मतलब इसके बिना क्या क्या नहीं हो सकता, कि भाई जो क्या सॉल्ट ब्रीज है, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके बिना तो सेल कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसके बिना वो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जैसे कि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट देखा KCl के, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, K+ और Cl-। तो जो K+ होगा वो किसके पास जाएगा, SO4 2- के पास, और जो Cl- होगा वो किसके पास जाएगा, Zn+2 के पास। समझ में आया, समझ में आया। और फिर क्या, अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब दो सोल्यूशन है, मतलब CuSO4 था, ZnSO4 था, उन दोनों को वो मिलाएगा नहीं, उन दोनों को सेपरेट करने में वो हेल्प करता है। ओके, जो इंटरमिक्स नहीं करेगा। डन, डन। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बोथ द आयन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द रिएक्शन एट एनोड और कैथोड। एनोड या फिर कैथोड में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सपोज KCl आपने लिया, एक हुआ KCl, KCl ना ही एनोड में ना ही कैथोड में कोई भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और उसकी जो स्पीड होता है, इट शुड बी सेम, मतलब K+ की जितना है Cl- की भी उतना होना चाहिए, चाहे स्पीड हो, स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर मोबिलिटी सेम चीज है। ओके, स्पीड हो, वेलोसिटी हो या फिर मोबिलिटी हो, इट शुड बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। समझ में आया, मतलब अगर K+ आ रहा है, Cl- आ रहा है, तो फिर दोनों की मोबिलिटी या फिर स्पीड सेम होना चाहिए, तो ही हम उसको एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। क्लियर, बोलो, क्लियर और नॉट।
डन। नेक्स्ट चले। अभी आगे हम कहा सेल रिएक्शन। तो मुझे आप खुद बताओ कि थर्ड एनोड में क्या हो रहा था, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था भाई। ओके, फिर सीयू सॉलिड बन रहा था। यहाँ पे अगर मैं टोटल सेल रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं, टोटल सेल रिएक्शन लिखूं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन काट लो, तो क्या हो जाएगा, जेड इन सॉलिड प्लस Cu +2 aqueous gives what, जेड इन +2 aqueous प्लस Cu सॉलिड। ओके, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। एंड ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको आप बोल सकते हो नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अरे ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर लेते हैं तो फिर नेट सेल आ जाता है। ओके, तो अभी देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि ये याद करो, हम इसको ऐसे याद करते हैं, लोन। कैसे याद करते हैं, लोन। लोन मतलब सबसे पहले आएगा क्या, लेफ्ट, क्या आएगा, लेफ्ट। फिर आएगा क्या, ऑक्सीडेशन। फिर ए फॉर आएगा क्या, एनोड। एन फॉर आएगा क्या, नेगेटिव। ओके, ये उसको याद रखने की तरीका है। कोई कोई भूल जाते हैं कि किस तरफ ऑक्सीडेशन होता है, किस तरफ रिडक्शन होता है। रिएक्शन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो बच्चे एक्चुअली में समझते हैं डैनियल जेल को, वो ऐसे बता देंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत बच्चे क्या होता है ना, वो समझते नहीं है, वो बस फोकस करते हैं क्वेश्चन करने में। उनके लिए यही है कि आप ऐसे याद रख सकते हो, जिस तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड भी उस तरफ है और वो नेगेटिव है। ओके, दिस इज वे यू कैन रिमेम्बर। लोन, ओके, लोन लेते हो ना बैंक से, बस वही है लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो बस जो बचा, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, वो होगा राइट साइड में। डन, डन। बस ऐसे आप याद कर सकते हो। चलो अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये कैसे हम इसको लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमारा था नेट सेल रिएक्शन, क्या था, जेड सॉलिड में, Cu+2 aqueous में gives us what? Hi नितिन, Zn+2 aqueous में प्लस क्या था, कॉपर सॉलिड। दिस वाज आवर नेट सेल रिएक्शन। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, दिस इज समथिंग वी नो। ओके, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, एंड ये क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ये क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, ठीक है, इतना तो हम देख पा रहे हैं। भी आपको इतना याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन वाले हैं उनको लेफ्ट साइड रखोगे, जो रिडक्शन वाले हैं उसको राइट साइड। ओके, जो ऑक्सीडेशन वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है, जेडन है, तो यहाँ पे जेडन लिखो, ऐसे दो, एक डंडा, फिर क्या, Zn+2। ओके, एक्वस, फिर इन दोनों के बीच में 2 डंडा दो, और फिर रिडक्शन को लिखो, Cu+2 से Cu, एक डंडा, Cu। समझ में आया। और ये जो बीच में 2 डंडा है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सॉल्ट ब्रीज। मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, उन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रीज। सॉल्ट ब्रीज कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रीज। समझ में आया, समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को एक तरफ, रिडक्शन को एक तरफ, बस उसके बीच में एक एक डंडा लगा लो, एक एक लाइन खींच लो, एक एक लाइन खींच लो। ओके, ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। ZnS plus 2H plus aqueous gives what, Zn+2 aqueous plus H2 गैस। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये हो रहा है क्या, रिडक्शन।
आप खुद देख सकते हो, +1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन ही होगा। ठीक, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो आप खुद बताओ पहले क्या लिखे? पहले क्या लिखे? क्या हम ऑक्सीडेशन को लिखे सबसे पहले? क्या हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखे? ZnS, Zn+2 aqueous, फिर क्या? सॉल्ट ब्रीज, फिर क्या? जो रिडक्शन पार्ट है उसको लिखेंगे H+। एक चीज याद रखो, अगर जैसे कि ये क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है। क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है, इतना याद रखो। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है। एक्वस, एक डंडा, H2 गैस। बट यहाँ पे एक चीज देखो, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लैटिनम लिखूंगी, Pt सॉलिड। आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? तो बेटा देखो, यहाँ ना बहुत सारी चीज क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं पे हो सकता है आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया होगा और फिर बोलेगा कि ठीक है आप एक काम करो, उसको, उसकी जो नेट सेल रिएक्शन है उसको लिखो। तो आप सोचोगे कि ये पीटी कहाँ से आ गया, प्लैटिनम कहाँ से आ गया, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट? तो देखो इसमें कुछ कंफ्यूज, लाइक कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप कभी भी एक रिएक्शन देखना, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, ठीक? अगर किसी एक की तरफ सॉलिड के स्टेट में नहीं होगा, खुद देखो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, एक तो है एक्वेश में, एक है गैसियस में, क्या यहाँ पे सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है? क्या यहाँ पे सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है? तो जब सॉलिड स्टेट प्रेजेंट नहीं होता है तब हम प्लैटिनम को यूज करते हैं, या फिर हम ग्राफाइट को भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम प्लैटिनम ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आया? ये मत सोचना कि प्लैटिनम आया क्या चेंज हो जाएगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्लैटिनम सिंपली वुड एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड वुड नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ देम, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही काम करेगा, टेक पार्ट इन द रिएक्शन, कुछ ना ही रिएक्शन में पार्ट करेगा, कुछ भी उसकी काम नहीं है, बस उसको रिप्रेजेंटेशन के टाइम में रखना है। कहाँ पे रखना है? अगर किसी के तरफ सॉलिड स्टेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ऑक्सीडेशन की तरफ भी नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे पीटी लिख देते, बट यहाँ पे देखो जेडन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी सॉलिड स्टेट है, आप खुद देखो सॉलिड स्टेट है, जिस तरफ सॉलिड स्टेट नहीं होगा उस तरफ हम पीटी को लगा देंगे। क्या इतना समझ में आया या फिर और एक बार समझाओगी? मुझे बताओ, क्या इतना समझ में आया कि हम किस तरफ प्लैटिनम या फिर ग्राफाइट को रख सकते हैं जब हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो, बोलो, बहुत कुछ पढ़ना है आज, जल्दी बोलो। ठीक है, तो फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, देखो रिपीट कर लेती हूँ। क्या होता है यहाँ पे, आप देखो रिएक्शन देखा, Zn+2H+ गिव्स Zn+2 + H2। ठीक है, इस केस में आप देखो कि ये जो Zn से Zn+2 हो रहा है वो तो ऑक्सीडेशन, और ये जो हो रहा है ये हुआ रिडक्शन। एक चीज आपको देखना है कि क्या यहाँ पे आइदर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में क्या एक चीज वो सॉलिड फेज में होता है या फिर सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो जेडन है ये सॉलिड फेज में है, और ऑक्सीडेशन में ये जो Zn+2 है ये एक्वस फेज में है। सिमिलर जो 2H+ है ये एक्वस फेज में है, और जो H2 है वो गैसियस फेज में है। लेकिन यहाँ पे जो रिडक्शन में कोई भी सॉलिड फेज में प्रेजेंट नहीं है। क्या? कोई भी सॉलिड फेज में प्रेजेंट नहीं है। और जब भी कहाँ पे आप देखोगे आइदर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन या फिर दोनों में, अगर वो सॉलिड फेज में नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सिंपली वहां पे प्लैटिनम ऐड कर लोगे, प्लैटिनम, और उसको ब्रैकेट में सॉलिड लिख देना, मतलब वो प्रेजेंट होता है सॉलिड फेज में। समझ में आया ये? बोलो, आया कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे आपने प्लैटिनम रखा, इसका मतलब ये नहीं कि प्लैटिनम अभी आया तो भाई इसको पूरा गड़बड़ कर लेगा, नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। इट वॉन्ट इवन टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में भाई ये पार्ट भी नहीं लेगा, इसके कुछ भी काम नहीं है। इट विल सिंपली एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट। इट वुड नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ देम, भाई किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। समझ में आया? और एक क्वेश्चन देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन दूंगी, आप खुद बताओगे कि इसकी सेल रिएक्शन क्या होना चाहिए। ओके, रुको, मैं देखती हूँ क्या दूंगी। हम्म, हाँ चलो यही देती हूँ, देख लो क्या है। Cr2O7
minus 2 aqueous, okay, plus Fe plus 2 aqueous gives what? Fe plus 3 aqueous plus फिर क्या है? Cr plus 3 aqueous। चलो बताओ इसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन हम क्या कैसे करें। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। भाई यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है +2 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। भाई मेरे लाइंस के लिए मुझे माफ कर देना, ये क्या उल्टा पुल्टा लाइंस बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन को हम किस तरफ रखें? एक सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन को किस तरफ लेके, लेफ्ट या राइट? मतलब फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे? बोलो, किसमें रखें? अरे बोलो, लेफ्ट में रखें? तो चलो भाई सबसे पहले ऑक्सीडेशन को रखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? Fe+2 एक्वस से फिर एक डंडा, फिर क्या आ रहा है? Fe+3 एक्वस। ठीक है, अब क्या लगा लेंगे? सॉल्ट ब्रीज। अब क्या आएगा? रिडक्शन आएगा। Cr2O7-2 एक्वस, फिर एक डंडा, क्या आ जाएगा? Cr+3 एक्वस। आप लोग एक चीज देखो, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन में या फिर रिडक्शन में कहीं पे भी सॉलिड फेज आपको दिखाई दे रहा है? यस और नो बोलो, क्या आपको कहीं पे भी इधर रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन सॉलिड फेज दिखाई दे रहा है? नहीं। मतलब क्या हम जो पीटी है, जो प्लैटिनम है, वो हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं? यस और नो बोलो, ऐड कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यस, पीटी लगेगा वो भी दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है। बट अगर कहीं ना मतलब ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, वहां पे कॉपर सॉलिड स्टेट में था, जिंक भी सॉलिड स्टेट में था, तो वहां पे हमने पीटी नहीं लगाया। सेकंड रिएक्शन में हमने क्या देखा? सेकंड रिएक्शन में हमने देखा कि भाई जो रिडक्शन हो रहा है वहां पे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे सॉलिड फेज नहीं है, तो उस तरफ पीटी लगा लिया। और यहाँ पे देखा कि भाई कहीं पे भी नहीं है, तो वहां पे पीटी लगा लिया। ग्राफाइट भी कहीं का यूज हो सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे दे दिया तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो आपको डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेगा ना कि इतना इजी तो नहीं आएगा कि आप ना सेल रिएक्शन लिखो, राइट? ऐसा नहीं आता है। जब हम नॉस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तब क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में देते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में। ओके, फिर आपको उसकी रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करना पड़ता है, समझे? तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर पीटी या फिर ग्राफाइट ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो सॉलिड फेज में नहीं है, समझे? बस यही उसका काम है। डन, डन। चलो ठीक है। क्या दिया है? राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम द सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अभी हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इससे हमें एक सेल रिएक्शन लिखना है, इससे हमें सेल रिएक्शन लिखना है। इतना तो हमें पता चल गया कि भाई अगर ये पीटीएस लिखा है, यहाँ तो हमें दे दिया है कि ये गैसियस फेज में, एक्वस फेज में, इसलिए हमने प्लैटिनम लगाया। बट अगर भी नहीं देता तो भी आप समझ जाते कि भाई जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे सॉलिड फेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप खुद देखो H2 से H प्लस बन रहे हैं, हाँ कि ना? H2 से H प्लस बन रहे हैं, और लेफ्ट वाला क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हम आराम से इसकी रिएक्शन बना पाएंगे। H प्लस प्लस कितनी इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई? H2 है तो यहाँ पे 2H प्लस लगा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है? Sn+4 से Sn+2 जा रहा है। ओके, तो लिखो Sn+4+2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, एंड फिर क्या बना रहा है? Sn+2। बस खत्म, खत्म। देखो, हम जब रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या कहीं पे भी हम प्लैटिनम लिख रहे हैं? क्या कहीं पे भी हम प्लैटिनम लिख रहे हैं? नहीं, नहीं लिख रहे हैं। बट जब हम उसको सेल रिएक्शन में लिख रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां पे हम प्लैटिनम यूज करते हैं। ओके, पे हम प्लैटिनम यूज करते हैं। डन, डन। अब अगर इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? टू इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्या हो जाएगा? H2 gas plus Sn+4, sorry, this is aqueous. Aqueous gives what? 2H plus aqueous
प्लस Sn+2 aqueous। डन। H2 प्लस जी जी, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही होगा। डन। डन। अच्छा, आपको याद है कि नहीं रिएक्शन कोशिएंट हम कैसे निकालते थे? अगर आपको पूछ लिया कि रिएक्शन कोशिएंट बोलो, याद है कि नहीं या भूल गए? भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्शन की कंसंट्रेशन, याद है ना? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन याद है ना ये सब? Sn+2, फिर क्या? H प्लस, ऊपर जाएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री बाय H2, ये सब याद है ना बेटा? बोलो, ये सब आगे पढ़ेंगे फिर से, याद है? चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहाँ पे आ गई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक थ्योरी है, बस जान लो क्या है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन व्हाट? बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वी कांट डिटरमाइन, हम एक्सपेरिमेंटली ना एक सिंगल इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, वी कांट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एक होता है नेचर ऑफ द मेटल, एक होता है प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। ओके, ओके, बस इसमें इतना जानो और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। जो जरूरत है दैट इज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है? एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप इसको ये भी बोल सकते हो, आप इसको एनोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, आप इसको एनोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोल सकते हो? कैथोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। और पता है हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, EOX मतलब ई ऑक्सीडेशन, या फिर हम लिखते हैं EOP मतलब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल, सपोज रिएक्शन M से M प्लस बन रहा है, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, EM, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप खुद बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ई, क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं RD रिडक्शन, ओके, या फिर लिख सकते हैं ERP, या फिर EM+N से, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम यही यूज करते हैं, UOP ER। ठीक है, ठीक है, यही यूज करते हैं। ओके बेटा, ओके। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं ना, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हाँ चलो बाय बाय, अगर गलत क्लास में आ गए तो। ओके, डन। तो देखो, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इट हैज द टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस। तो आप खुद सोचो, ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, मतलब आप खुद बोलो, ऑक्सीडाइज अदर्स। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसकी जो ऑक्सीडेशन पावर है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, वो ज्यादा है, मतलब दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ कि ना? इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तो याद रखो, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। सिमिलरली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, मतलब रिड्यूस अदर्स, तो क्या हो जाएगा? इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, मतलब इट विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? डन, डन। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये फॉर्मूला नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है भाई, बहुत इजी भी है। ई ओ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ERP। ओके, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, बस अपोजिट होते हैं, बस अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी। अगर ये सपोज 46 है तो वो 46 है,
दोनों सेम होगी, बट साइन अपोजिट हो जाती है। क्या? साइन अपोजिट हो जाती है। मैग्नीट्यूड सेम रहती है, सेम वैल्यूज रहते हैं, बट साइन अपोजिट हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, ईओपी माइनस और पॉजिटिव ईआरपी। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ कि ना? ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ठीक है। ओके ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आ गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ये पर्टिकुलर एक बार प्रेशर में ही होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किस में होता है? पर्टिकुलर एक बार प्रेशर। वन प्रेशर शुड बी वन बार, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन एंड concentration should be 1. Okay, okay, okay. Electrode potential measured at 1 bar pressure and a fixed temperature, that is 298 Kelvin, when concentration of each ion is 1 molar. Done. बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम ई यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ई नॉट। क्या यूज करेंगे? ई नॉट। हर्ष अभी टाइम हो रहा है? हाँ, अभी हो रहा है बेटा जी, अभी टाइम हो रहा है। तो आप खुद देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। फॉर एग्जांपल हम सपोज एससीपी लिख रही हूँ, ओके, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो ठीक है, ठीक है। एससीपी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली ये भी दो टाइप्स की होगा। ये भी क्या? दो टाइप्स की होगा। यस और नो? तो एक होगा क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ कि ना? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। स्टैंडर्ड में ओपी लिख रही हूँ, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, हम जब नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे थे, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे थे, हम सिर्फ ई लिख रहे थे, हम सिर्फ ई लिख रहे थे। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम्म, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं भाई? जो स्टैंडर्ड ओपी है और जो स्टैंडर्ड आरपी है, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे बस ई नॉट यूज करेंगे, बस ई नॉट यूज करेंगे। ई नॉट ओपी हो सकता है, ई नॉट ओ एक्स हो सकता है, सेम चीज है। या फिर आप सिंपली एसओपी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर आप क्या ही लिख सकते हैं? ई नॉट ओ एक्स लिख सकते हो, या फिर ई नॉट ओपी लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट एम से एम प्लस। ओके, ओके, समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एसआरपी लिख सकते हो, या फिर ई नॉट आरडी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? ई नॉट आरपी लिख सकते हो, या फिर ई नॉट एम प्लस एन से एम लिख सकते हो। डन, क्लियर, बोलो क्लियर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस उसकी कुछ कंडीशंस होती है। प्रेशर शुड बी 1 बार, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, एंड व्हाट इज द अदर कंडीशन? कि भाई जो कंसंट्रेशन है इट शुड बी 1 मोल। ओके, सेम है। वहां पे बस आप ई लिख रहे हो, तो यहाँ पे ई नॉट लिख रहे हो, खत्म, खत्म। तो आप बोलो मुझे एक चीज, कि वहां पे अगर आप लिख रहे थे ईओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईआरपी, तो यहाँ पे एसआरपी क्या हो जाएगा? या फिर एसओपी क्या हो जाएगा? एसओपी इज माइनस ऑफ एसआरपी। सेम चीज है, सेम चीज है। बस याद रखो कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूज करें। क्यों? क्योंकि हम इसको कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस भी तो ले रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस भी तो यूज कर रहे हैं। ये सर नो, ये सर नो। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डेड है। ओके, चलो ठीक है। अभी पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या पढ़ेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। मतलब आप एक एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को कितना पुश कर सकते हो, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। हाँ जी, रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है। ओके, सो हायर द ईएमएफ ऑफ द सेल, हायर इज द टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली अगर ईएमएफ ही हमें वही बता रहा है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन को हम पुश कर सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? कि भाई जितना हायर उसकी ईएमएफ होगी,
जितना हायर उसकी ईएमएफ होगी उतनी ही उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए होगी। बाकी ईएमएफ के बारे में हम अगेन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला आप जानो, दैट इज जस्ट रिमेंबर ईएमएफ ऑफ द सेल इज क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल इज, या फिर आप इसको लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये याद रखना, क्यों, मैं बताती हूँ। ओके, इसको याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मुझे पता है अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई एम श्योर। चलो मैं बताती हूँ, डोंट वरी। और एक चीज क्या है, अगर ईएमएफ हमने लिख लिया तो फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब यहाँ पे बस ई नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ ये मानी, बस ई नॉट आ जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। मुझे पता है आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो रहोगे, यही कि आप लोग सोच रहे होगे कि आपने तो बोला था कि एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन होगी, आपने बोला था एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे तो आपने लिख लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, हम मान लिए कि कैथोड की तरफ रिडक्शन हो रहा है इसलिए आपने लिख लिया। फिर आप क्यों लिख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये क्यों लिख रहे हो। तो बेटा जी, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको बस एक सिंपल वे में करने के लिए ऐसा लिखा गया है। क्यों, ताकि आप दोनों की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल ही ले सको। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन ही होता है, हमें पता है एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो कहीं पे भी अगर एसओपी दिया होगा या फिर आपको ओपी दिया होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 4.7, ओके, दिस इज एसओपी या फिर ओपी, तो निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, और एसआरपी आपको गिवन है, एसआरपी ऑफ कैथोड आप लिख सकते हो, मतलब कैथोड की जगह आप लिख सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या करें, तो भाई हमने अभी तो पढ़ा था, अभी तो हमने पढ़ा था कि एसओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसआरपी, या फिर एसआरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसओपी। तो अगर मैं इसको एसआरपी में कन्वर्ट करूं ये कितना हो जाएगा, या फिर आरपी में कन्वर्ट करूं ये कितना हो जाएगा, -4.7। और फिर आप इसको फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। समझ में आया, समझ में आया। बस उसको इजी करने के लिए हम दोनों की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है, कहाँ पे साइन चेंज करना है, क्या करना है। कि थर्ड में रिडक्शन हो रहा होगा, तो फिर आप सिंपली उसी को लिख देना। कि तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो बस उसको चेंज कर देना उसकी वैल्यू, बस वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देना, खत्म, वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देना, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, डन, डन। समझ में आया कि नहीं, बोलो। आया, नेक्स्ट चले। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के डिफरेंस जानते हैं भाई, ओके, चले, क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं, कहाँ पे कैसे आपको उस एसओपी को एसआरपी में चेंज करोगे या फिर ओपी में चेंज करोगे, वो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस जाते हैं। ईएमएफ हमने जस्ट अभी भी पढ़ा, क्या, बाहर से जो आता था, ओके, तो देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड व्हेन नो करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल तो काम ही नहीं कर रहा होगा, जो सेल है वो काम नहीं कर रहा होगा, तो बाहर से आ रहा होगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैथोड एंड एनोड, एनोड लिखो भाई। सब कुछ फिर उल्टा पुल्टा सब कुछ हो जाएगा, चलो रुको।
अभी ठीक हो गया। चलो, बिटवीन कैथोड, फिर से गड़बड़ हो गई। अभी हो गया, देख लो। अभी हो गया, देख लो। मैं इसको फिर से एडजस्ट करूंगी, देख लो क्या लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between cathode and anode when no current is withdrawn from the cell। एनोड और कैथोड के बीच में करंट नहीं आ रहा है, मतलब एक चीज तो याद रखो कि भाई जो सेल है दैट इज नॉट वर्किंग, द सेल इज नॉट वर्किंग। ओके, सेल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन द सेल इज वर्किंग, जब सेल काम कर रहा है। सिंपल। ओके, जब सेल काम कर रहा है। ठीक है, जब सेल काम कर रहा है, दैट्स इट। हो गया। अब देख लो यहाँ पे ईएमएफ में क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर, मैक्सिमम वोल्टेज तक जाता है। एंड इट इज मेजर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर समझाने की जरूरत नहीं भाई, आप लोग फिजिक्स में ये अच्छे तरीके से पढ़े हो। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। ईएमएफ में मैक्सिमम वोल्टेज आता है, तो ऑब्वियसली सेल पोटेंशियल में इट विल ऑलवेज बी लेस देन ईएमएफ। जो वोल्टेज होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन ईएमएफ, राइट। और ये यूज मेजर्ड होता है यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, और ये यूज होता है वोल्टमीटर। ठीक है, ये दोनों बस डिफरेंस है, बस ये जानने के लिए है। चीज याद रखो, जब भी न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए हम लेते हैं, दोनों की वैल्यू हम सेम लेते हैं, दोनों की वैल्यू हम सेम लेते हैं। बोथ आर टेकन टू बी सेम। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। वो डिफरेंस याद रखो या ना रखो, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेम्बर। कहीं पे भी ईएमएफ अगर पूछ रहा है या फिर वो पूछ रहा है, तो फिर दोनों में सेम ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चले, दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ओके, ठीक है, लेते हैं। Since electrode potential of a single electrode cannot be measured directly, ओके, एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑब्वियसली हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, जो कि हम लास्ट में पढ़े कि भाई एक्सपेरिमेंटली एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ना ही एक्सपेरिमेंटली ना ही डायरेक्टली। ओके, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सो इट इज कंबाइंड विद अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको दिया जाता है। क्या? सपोज यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रोड, आइदर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, तो उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्शन कर रहा होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन वाला दिया जाएगा। ओके, एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज वो जो रेफरेंस उसको दिया जाता है वो क्या होता है, दैट इज SHE। एंड SHE इज व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जो एससीपी के बारे में हम सोच रहे हैं ना, जो उसको एक इलेक्ट्रोड हम देते हैं, दैट इज SHE। अब देखो एससीपी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज आर्बिट्ररीली टेकन एज इन, मतलब E नॉट। ओके, E नॉट ऑफ H2, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। मतलब H2 से अगर H प्लस आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ कि ना, जीरो से +1 में जा रहा है, तो इसका E नॉट भी जीरो होता है। एंड अगर वो रिड्यूस भी कर रहा है, H प्लस से H2 जा रहा है, तो भी वो जीरो होता है। समझ में आया? एक ईएमएफ होने के लिए हमारे पास दोनों कैथोड और एनोड होना चाहिए। हाँ कि ना, कैथोड और एनोड होना चाहिए। बट जब एक इलेक्ट्रोड होगा तो आइदर वो एक तरफ ऑक्सीडेशन कर रहा होगा या फिर रिडक्शन कर रहा होगा। तो फिर अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो फिर हम कौन से वाले को लेंगे, हम रिडक्शन वाला को लेंगे। अगर वो रिडक्शन कर रहा है तो फिर हम ऑक्सीडेशन वाले को लेंगे। फिर हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, आप खुद देख लो। ईएमएफ हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, क्या होगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ओके, जो उस इलेक्ट्रोड की एसआरपी होगी उसको लिखना, फिर जो हाइड्रोजन की होगी क्या, जीरो लिख देना। समझ में आया? समझ में आया? दिस कैन बी टेकन एज
कैथोड और एनोड डिपेंडिंग ऑन द अदर एलिमेंट कनेक्टेड टू इट। समझे? तो क्या अलग एलिमेंट उसको, हाँ ठीक है, फिर से बता देती हूँ। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हमने पढ़ा क्या? हाँ ठीक है, कर रही हूँ, देखो। एसीपी क्या होता है? जब हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड होगा, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। ओके, दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। अब उसकी ईएमएफ हम आराम से निकाल सकते हैं, एसआरपी ऑफ व्हाट, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। जब आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड होगा तब क्या करोगे? तो तब हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, और वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे कि तब हमारे पास जेडन था, सीयू था, दोनों की कुछ तो वैल्यू होगी, फिर हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, इसकी कैथोड ले लेंगे, इसकी एनोड ले लेंगे, इसकी ईएमएफ आ जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड होगा तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? अगर सपोज आपके पास एनोड है तो फिर आप कैथोड ले लेना, अगर आपके पास कैथोड है तो फिर आप एनोड ले लेना। समझे? अगर आपको कैथोड गिवन है तो एनोड ले लेना, अगर एनोड गिवन है तो कैथोड ले लेना। देखो, आप सोच रहे हो कि कैथोड में क्या लेंगे, एनोड में क्या लेंगे, सेम हाइड्रोजन ही तो लेना है। जो भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड होगा उसी के साथ बस हाइड्रोजन को लेना है। अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड में है तो फिर उसको कैथोड में हाइड्रोजन ले लोगे, अगर वो इलेक्ट्रोड कैथोड के बेसिस में ले रहे हो तो फिर जो हाइड्रोजन है उसको एनोड में ले लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल ना, चाहे वो एनोड में हो चाहे वो कैथोड में हो, हाइड्रोजन की वैल्यू, इनॉट वैल्यू दोनों में जीरो ही है। मतलब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, जेडन नहीं ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जेडन है एनोड में, इसके साथ कुछ भी नहीं है। सोचो, ये समझो अच्छे तरीके से, आपको एक ही इलेक्ट्रोड दिया है जेडन, ओके, दूसरा इलेक्ट्रोड कुछ है ही नहीं, दूसरा इलेक्ट्रोड कुछ है ही नहीं, इसकी एसओपी दे दिया है क्या? -4.7। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट बोला है कि आपको इसकी ईएमएफ निकालो। अब आप सोचो कि इसकी ईएमएफ कैसे निकालूं, इसकी ईएमएफ कैसे निकालूं? तो भाई एक सिंगल इलेक्ट्रोड की तो ईएमएफ हम नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे, एंड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या? दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि जेड एनोड में है तो फिर हम इसको कैथोड में लेंगे, और कैथोड में क्या होता है? सॉरी, रिडक्शन होता है, तो इनॉट H प्लस से H2 लेंगे, और इनॉट आप H2 से H प्लस लो या फिर H प्लस से H2 लो, मतलब ऑक्सीडेशन लो रिडक्शन लो, दोनों की वैल्यू जीरो ही है। अब ये एसओपी का वैल्यू दिया है 4.7, तो इसका एसआरपी क्या हो जाएगा? -4.7 था एसओपी का वैल्यू, तो इसका एसआरपी हो जाएगा 4.7। तो अगर अब इसकी ईएमएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या इसको निकाल सकते हो? एसआरपी ऑफ कैथोड, जो कि है जीरो, क्योंकि आपने ये खुद लगाया। क्यों? क्योंकि जेडन तो बस एनोड में था, आपने खुद लगाया, कैथोड वाला आपने खुद लगाया, तो बस क्या हो जाएगा? जीरो माइनस 4.7, तो ईएमएफ आ जाएगा 4.7। क्लियर? क्लियर बेटा? बोलो, क्लियर? क्लियर? चलो ठीक है। तो मेजर एसओपी or SRP of an element, it is combined with standard hydrogen electrode to make a complete cell, and its standard EMF is calculated using a potentiometer। क्या? Using a potentiometer। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अगर EMF ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर से होता है। तो देखो, ये कुछ लाइन से दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बता भी दिया है, फिर से मैं बता रही हूँ। ओके, क्या है? क्लासेस लंबी जाएंगी आज, ओके, और 30 मिनट्स तो लग ही जाएगी, 30 to 35 मिनट्स तो लगेंगी। ओके, क्या दिया है? एससीपी वैल्यूज गिवन गिव द टेंडेंसी, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिव द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है चाहे वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ये याद रखो, मोर पॉजिटिव इज द एसओपी ऑफ एन एलिमेंट, जितना ज्यादा उसकी क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, हायर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उतनी उसकी टेंडेंसी रहेगी टू गेट रिड्यूस्ड। ये मैंने वहां पे भी बताया या नहीं? वहां पे भी मैंने ये बताया नहीं? एंड इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा एसओपी रहेगा, मैंने यहाँ पे सेम चीज बताया, आप खुद देख लो। कहाँ पे बताया था? कहाँ पे बताया था? कहाँ पे बताया था? यहीं पे देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बताया था, ओपी में बताया, तो एसओपी में भी सेम ही होगा, सेम ही होगा।
जितना ज्यादा एसओपी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, मतलब इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड विल बी मोर, मींस उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, दैट मींस इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी बस उल्टा ही याद रखना कि जितना ज्यादा एसओपी, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतनी ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब बेटर रिड्यूसिंग पावर, मतलब इसकी टेंडेंसी ज्यादा होता है टू गेट रिड्यूस्ड। Similarly, more positive the SRP of an element, higher will be its tendency to get oxidized. क्या? Higher will be its tendency to get oxidized and will be a better oxidizing agent. Obviously, will be a better oxidizing agent. ठीक है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा SRP होगा उतना वो ऑक्सीडाइज होगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी ऑक्सीडाइज होने के लिए, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी, दैट मीन्स इट विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये तीनों जो सेंटेंस थी, या फिर फर्स्ट को समझो या ना समझो, क्या ये दो आप क्लियर हुए? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? क्लियर और नॉट बोलो। क्लियर? चलो देखो क्वेश्चन दिया है, खुद देख लो। Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mb, Mg इसकी ई नॉट दिया है -2.37, ठीक है। Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn, इसकी ई नॉट दिया है -0.76, ठीक है। Ni+2 इलेक्ट्रॉन्स Ni, इसकी ई नॉट दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारे कौन सी रिएक्शन है? ये जो खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ये सारे कौन सी रिएक्शन है बेटा जी? कौन सी रिएक्शन है बताओ जल्दी, जल्दी। कौन से रिएक्शन है? अरे बेटा, ऑक्सीडेशन कैसे? वो गेन कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं अभिलिषा। देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। Mg+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg हो रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn हो रहा है, Ni+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni हो रहा है। अभी तक तो वही कर रहे थे। हाँ, रिडक्शन होगा। तो अगर ये रिडक्शन होगा, एग्जैक्टली अगर ये रिडक्शन होगा, तो ये जो इनॉट है, ऑब्वियसली ये इनॉट आरपी है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? Ni का है। ये रिडक्शन, हाँ गेन कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है? Fe का है। ठीक है, ठीक है। आपने देख लिया भाई, रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया है विच इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है? एसओपी, कितना ज्यादा इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या फिर ओपी, वो जानना जरूरत है। बट अभी हमें तो यहाँ पे आरपी दिया है, यहाँ पे तो हमें आरपी दिया है, यस और नो। तो क्या मैं इसको ओपी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस और नो। बस उसकी साइन चेंज कर दो, जो भी साइन होगा उसको साइन चेंज कर दो। इसकी ई नॉट ओपी कितना हो जाएगा? 2.37। इसके कितना हो जाएगा? 0.76। इसके कितना हो जाएगा? 0.73। इसके कितना हो जाएगा? 0.04। बस। तो आप अभी खुद बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी वाला है, जिसकी ज्यादा एसओपी, किसकी एसओपी ज्यादा है या फिर किसकी ओपी ज्यादा है? बोलो, किसकी ओपी ज्यादा है? किसकी? 2.37 मैग्नीशियम की, वेरी गुड। उसके बाद किसकी आएगी? देन जेडन, देन एनआई, देन एफई। ओके, समझ में आया? समझ में आया कैसे हम खुद रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया? समझ में आया? अगर यहाँ पे आपको देता विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता तो डायरेक्ट एफई का वैल्यू सबसे ज्यादा है -0.04, वही लगा देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ो। एसआरपी वैल्यूज ऑफ थ्री मेटेलिक कैटायंस, तीनों की एसआरपी वैल्यू दिया है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है ऑफ एक्स वाई जेड इज 0.52, -3.03, -1.18 respectively. What is the order of reducing power of corresponding metal? रिड्यूसिंग पावर पूछा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसकी अच्छा होती है? जिसकी एसओपी अच्छा हो या फिर ओपी अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको एसआरपी दिया है, तो फिर क्या आप इसको एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? ये हो जाएगा -0.52, क्योंकि ये 0.52 है। ये कितना हो जाएगा? 3.03। और ये हो जाएगा 1.18। यस और नो? यस और नो?
तो उसी अकॉर्डिंग आप खुद बताओ ऑर्डर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा वाला होगा, वाई, एग्जैक्टली कौन सा वाला, वाई, देन व्हाट, देन जेड, देन एक्स। प्राची एक्स वाई जेड कैसे होगी, खुद देखो अच्छे तरीके से। रिड्यूसिंग पावर पूछे हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सीरीज आपको याद करना है। ओके, सबसे पहले आएगा, देख लो सबसे पहले क्या है, when different elements are arranged in increasing or decreasing order of their SRP values, then a series is obtained। वो अपनी SRP values के अकॉर्डिंग वो सीरीज बना है, एंड दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, LIKCANFeCO NiSN H2Cu IAG HG Br2KT O2Cl2AuF2। ओके, इसकी ड्यूमिनिक्स क्या है ये देख लो, ये याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है। लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे करीना ने कुछ भी मेमोराइज नहीं किया जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो स्टूडेंट हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन सिल्वर मर्क्यूरी बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज। किसी स्टूडेंट को सिल्वर और मर्क्यूरी के बारे में भी आइडिया नहीं है, क्यों, क्यों केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है। ओके, देख लो, लाइक, देखो यहाँ पे देखो, लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल जूलॉजी इंपॉर्टेंट, मतलब आयरन दैट इज Fe important concepts, cobalt। okay, no student has complete information in silver mercury because chemistry overflows। अब इसके बाद ये चारों तो आपको याद करना है, ये चारों आपको खुद याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, दैट इज अबाउट हाइड्रोजन। क्या, दैट इज अबाउट हाइड्रोजन। देख, जो हाइड्रोजन होता है ना, वो सबको ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये इन सबको ऑक्सीडाइज कर लेता है, जो भी उसके ऊपर मेटल्स आते हैं। बट हाइड्रोजन के बाद 5 मेटल आते हैं, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है, छापा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, छापा। क्या, छापा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, छापा, मतलब कॉपर, Hg, Au, प्लैटिनम, Ag। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, कॉपर, ये जो 5 मेटल्स हैं, दिस 5 मेटल्स कैन डू व्हाट, दिस 5 metals can oxidize hydrogen। these are the only 5 metals those who can oxidize hydrogen। ये याद रखना है, और इसको हम याद कैसे रखते हैं, छापा, कैसे याद रखते हैं, छापा। ओके, ओके, दिस आर द 5 मेटल्स जो कि H2 के बाद ही आते हैं, देखो Cu, Ag, Hg, Pt, Au। ओके, these are the 5 metals which can oxidize hydrogen। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये वाला होगा सबसे मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी, और ये होगा मोस्ट नेगेटिव एसआरपी। तो आप खुद बताओ, अगर ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी है, मतलब इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी है, सो दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी और उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है, या फिर आप जहां पे भी पढ़ाई करो वहां पे सामने बस चिपका देना। ठीक है, ठीक है। अभी स्पॉन्टेनिटी पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एप्लीकेशन से, चलो ये तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर में कैसे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, भाई ये हमें पता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये। ओके, सिमिलरली रिड्यूसिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, ये हमें पता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स आप देखो, रिएक्टिविटी of metals is directly proportional to SOP, okay, and inversely proportional to SRP। तो मतलब जितना ज्यादा SRP, उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। रिएक्टिविटी किसकी, मेटल्स की, और यहाँ पे नॉन मेटल्स की क्या होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP। मतलब जितनी ज्यादा SRP होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी नॉन मेटल्स के केस में। ओके, ओके, अभी स्पॉन्टेनिटी पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है कि नहीं, होता है कि नहीं,
तो आप मुझे बताओ, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये जो वैल्यू आता है ना बेटा, ये आता है 96500 कूलम। ओके, जिसको कि हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। बस यही याद रखो कि भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं। अब स्पॉन्टेनिटी जानने के लिए क्या होता है, ये याद रखो, एक गैल्वेनिक सेल के लिए, फॉर गैल्वेनिक सेल, ओके, गैल्वेनिक सेल के लिए जो डेल्टा जी होता है दैट इज -NFe सेल। ठीक है, अब अगर गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी माइनस NFe सेल, देखो ई सेल क्या है, वो हम इसके बाद ई सेल की वैल्यू पढ़ने वाले हैं। एन क्या है? जो नेट इलेक्ट्रॉन्स, जो हम क्या क्या जो हम नेट इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, जो लास्ट में हमने किया था, जैसे कि जेडन और कॉपर का कर रहे थे, वहां पे कितना आया था? एन 2 आया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, हाँ कि ना? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFe सेल। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन यूज कर लोगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे बस नॉट लगा देना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFe नॉट सेल, हाँ कि ना? अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन लगे तो बस नॉट आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट ई नॉट, यही तो आएगा, यही तो आएगा। ओके, अब जो ई सेल होता है ना बेटा जी, ये जो ई सेल होता है, ओके, जो ई सेल होता है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था? बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था? जल्दी बताओ, भूल गए क्या? जल्दी बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था बेटा? जो ई सेल होता है, दिस ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थे? इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ, मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। एक सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसकी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, हाँ कि ना? डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या था? -NFe सेल, मतलब -NFe सेल शुड बी लेस देन 0। दैट मीन्स ई शेल शुड बी लेस देन 0। ओके, तो एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसकी ई सेल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यस और नो? E cell should be less than 0 if the cell will be spontaneous। तो obviously आप खुद बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? E cell will be, if E cell will be greater than 0 then that will be non spontaneous। okay, non spontaneous। ठीक है, सिमिलरली अगर E cell इक्वल हो जाएगा 0 के साथ तो क्या आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। खत्म, इन इक्विलिब्रियम, डन, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाय राहुल। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन करें। नेक्स्ट इक्वेशन इज आवर लास्ट टॉपिक। ओके, ओके, चलो, नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, चलो भाई वैल्यू रख लेते हैं। क्या आपको याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। क्यू इज रिएक्शन कोशिएंट, चलो याद रखने की जरूरत में नहीं है। अब डेल्टा जी के बदले में आप लिख सकते हो -NFe सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट के बदले में आप लिख सकते हो -NFe नॉट सेल माइनस आर टी लॉन क्यू। यस और नो? सो देयर विल बी सम फॉर्मूला, दैट इज, ये याद रखना है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई सेल इज इक्वल टू E naught cell minus RT on NF into 2.303 ln Q। अगर 2.303 ला रहे हैं तो फिर वो तो लॉग हो जाएगा, 2.303 log Q। एंड इट इज फॉर ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर के लिए। क्या बेटा? सारे टेम्परेचर के लिए लिखो इसे, इसको मेंशन करना है, फॉर ऑल टेम्परेचर, राइट, राइट, फॉर ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। अब और भी एक फॉर्मूला होता है, बट
दैट इज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो एट 298 केल्विन, हाँ कि ना। तो वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यही 25 डिग्री में ही आते हैं। क्या? वो 25 डिग्री में ही आते हैं, ठीक है, वो 25 डिग्री में ही आते हैं। क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाय एन, फिर क्या? सेम 2.3 सॉरी 2.30 लिखना होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लॉग क्यू। ओके ओके, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, टेम्परेचर की यहाँ पे 298 आ गई, फिर इंटू 2.303 हो गया, तो फिर डायरेक्ट हमारे पास एक वैल्यू आ गया, डायरेक्ट हमारे पास एक वैल्यू आ गया। ओके, इसके बाद से जो भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना वो इसी टेम्परेचर में होगा, इसलिए हम यही फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ओके, एन क्या है? एन इज व्हाट? नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल। ओके, एन क्या है भाई? एन है नेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ सेल। ठीक है, डन 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 बेटा। ओके, चलो ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन करेंगे इन केस ऑफ हाफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के केस में, और कंप्लीट सेल के ऊपर करेंगे। शायद वो 20 मिनट्स लेगा, फिर खत्म। ओके ओके, चलो ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में पहले करते हैं। ओके, जो कि नॉर्मल है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ले लो एम एस गिव्स अस, मतलब सॉलिड में है एम प्लस एन, बस इक्वेशन लिख रही हूँ एक नॉर्मल सी। ओके, प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ऑब्वियसली इसकी ई नॉट जो है वो ओपी है। ओके, क्या ओपी है? मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सो ई ओपी विल बी, इसकी जो फॉर्मूला है ई नॉट ओपी, ओके, माइनस 0.0591 बाय एन लॉग एम प्लस एन। ठीक है ठीक है, डन। ये होता है इसकी फॉर्मूला, याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला। ओके ओके, सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा? रिडक्शन हाफ सेल में देखो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा? एम प्लस एन ई माइनस गिव्स एम एस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ई नॉट आरपी, और इस केस में जो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी दैट विल बी व्हाट? ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आरपी प्लस 0.0591 बाय एन लॉग एम प्लस एन। अब अगर आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्यों आया प्लस, प्लस क्यों आ गया, तो बेटा जी एक चीज क्लियर कर देती हूँ क्यों आया। रुको एक मिनट, कुछ नमूने घुस गए भाई क्लास में, चलो ठीक है। ओके, तो ये क्यों आया, मैं एक चीज बोल देती हूँ, क्योंकि जो हमारा क्यू की कंसंट्रेशन थी ना, इसकी थी एस। क्यों? क्यों हम सॉलिड की एस लेते हैं, हाँ कि ना, सॉलिड की एस लेते हैं। तो ये क्या होगा? 1 बाय जब m प्लस एन हो जाएगा, तो ऊपर अगर m प्लस एन आ जाएगा, ऊपर अगर m प्लस एन आएगा तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ में आया? क्यू प्लस हुआ, समझ में आया? आया क्या? आया क्या? आई होप आ गया होगा। ठीक है, ओके, इसमें बस इतना ही है और कुछ नहीं जो कि आप याद कर सको बस। हाँ, अभी आ गया इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉस्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो ये ना कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रो एनोड की तरफ। ओके, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो चलो उसकी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा हो, H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब अब अगर हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल निकालना है, या फिर हमें एनोड में, हम एनोड में लिख रहे हैं, मतलब इट विल बी व्हाट? ई H2 से वो कहाँ जा रहा है? H प्लस में जा रहा है।
ये H2 से H प्लस जा रहा है, यस और नो? ये H2 से H प्लस में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट H2 अपॉन H प्लस माइनस 0.591 बाय कितने इलेक्ट्रॉन से? तो लॉग कितना? H प्लस, और इसकी स्टोइकियोमेट्री में 2 है तो ऊपर 2 ले लेना बाय H2। ओके, और यहाँ पे एक गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन इज यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 इज 1, इस कंडीशन में। ओके, H2 की क्या है? 1 है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ, E नॉट H2 से H प्लस इज इक्वल टू, ओके सॉरी, E H2 से H प्लस, ओके, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ H2 से H प्लस क्या होता है? बोलो, ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 या फिर H2 से H प्लस क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या होता है बेटा? हम्म, क्या होता है? जीरो, जीरो होता है कि नहीं? जीरो माइनस क्या हो जाएगा? 0.591, यस जीरो होता है, इनटू लॉग क्या हो जाएगा? H2 का क्या गिवन है? 1 है, तो फिर यहाँ पे 2 ले आते हैं, 2 H2 के बदले में तो 1 आ जाएगा, 2 लॉग H प्लस। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइ 2 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? E H2 ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.591 लॉग H प्लस। तो अगर मैं माइनस को इस तरफ ले आऊं, आप खुद देखो, अगर माइनस को मैं इस तरफ ले आऊं, EH2 H प्लस इज इक्वल टू 0.591 माइनस लॉग H प्लस कर लूं, तो आप खुद बताओ, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू क्या? पीएच होता है। हमने खुद पढ़ा था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं जब मैंने आपको पीएच पढ़ाया था? 1 पीएच, क्या? पीएच। सो दिस इज अ फॉर्मूला, क्योंकि याद रखना है, दिस इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मूला, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में हम उसकी जो प्रेशर होता है 1 लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोजन का ही पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है। और क्या होगा कि उसकी प्रेशर 1 के बदले में 2 दे दिया होगा, 3 दे दिया होगा, 4 दे दिया होगा, राइट? कुछ अलग दे दिया होगा, ऐसा होता है, कुछ अलग दे दिया होगा, समझे? जब कुछ अलग दे दिया होगा तो उस केस में यू यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, तो अगर हमने ये कर दिया, सिमिलरली, सिमिलरली इस केस में अगर हम कैथोड के भी करें, अगर हम कैथोड के भी करें, तो फिर एक चीज याद रखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे E H प्लस से H2 में जाते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, हाँ, ओके, H प्लस से +1 से H2 में जाते हैं, तो इसका भी वैल्यू अगर आप देखोगे, आप खुद निकालना, कैथोड वाला आप खुद निकालना। ओके, दिस विल आल्सो बी व्हाट? 0.0591 H2 पीएच, सॉरी पीएच, क्या होगा पीएच? ये भी आपको याद रखना है। ओके, ओके जी, ओके जी, बोलो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, क्या दिया है? कैलकुलेट ईओपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर H2 से H प्लस। H2 की आपको दे दिया है प्रेशर 2 बार, H प्लस की कंसंट्रेशन दे दिया है 0.02। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, H2 से H प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा रिएक्शन? H2 gives 2H plus plus 2E electrons. So EH2 H plus will be what? Minus 0.0591 by 2 log H plus की पावर ऊपर 2 by H2। बस अब दोनों ये समझ में आ रहा है ना? log Q के बदले में हम क्यों ये लिख रहे हैं? रिएक्शन क्वेश्चन याद है ना आप लोगों को? याद है ना? और मैं यहाँ पे इनॉट सेल क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि इनॉट सेल जीरो हो जाता है, इनॉट ऑफ जो हाइड्रोजन होता है वो तो जीरो हो जाता है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -0.0591/2 लॉग H प्लस का वैल्यू क्या है? 0.02 का स्क्वायर बाय 2। ओके, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना? -0.0591/2 लॉग कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻⁴।
ओके, अब आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हो, -0.591/2 log 2 प्लस log 10 to the power -4, दैट इज -0.0591/2 log 2 का वैल्यू क्या है 0.3, माइनस इस तरफ आ जाएगा 4, मतलब -4 log 10 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज, आप यहाँ पे 3 लिख दो भाई। फिर इसको अगर टोटल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सम अराउंड 0.79, 0.079। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो अभी तक सब कुछ खत्म हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं पूछता, ना ही हाइड्रोजन के लिए इतना पूछता है, ना कि हाफ शेल के लिए तो पूछता ही नहीं। जो पूछता है दैट इज दिस कंप्लीट सेल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन इन कंप्लीट सेल। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, 10 मिनट्स में हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेके क्या जाएंगे, जो हमारी डैनियल सेल की एग्जाम्पल थी, इसमें पूरा फोकस रखो, अपना फोकस इधर रखो, खुद अभी लिखो या ना लिखो, आफ्टर दिस यू कैन राइट, बट नाउ the focus should be here, the focus should be here, okay, and कि मैं क्या बोल रही हूँ, कान और आंख दोनों यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, डैनियल सेल की एग्जाम्पल लेते हैं, जेड एन एस से क्या जा रहा था, जेड एन+2 एक्वस, फिर दो दंडा मतलब सॉल्ट ब्रीज, Cu+2 से C। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दिया है, तो बोला है कि नर्स्ट इक्वेशन यूज करके उसकी ई नॉट सेल निकालना है, सॉरी ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ई सेल निकालना है। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है क्या, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेट एन। ओके, देख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको ऐसे क्या कर दिया होगा, ऐसे सेल की रिप्रेजेंटेशन में दे दिया होगा, अब आपको खुद उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। इसकी क्या होगा, जेड aqueous gives Zn+2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना हो जाएगा Cu+2, मतलब कैथोड में क्या हो जाएगा, कैथोड में क्या हो जाएगा Cu+2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स टोटल ट्रांसफर हो रहे हैं, N विल बी 2। ओके, ओके, और रिएक्शन अभी बैलेंस्ड भी है, कहीं पे कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस Cu+2 गिव्स व्हाट, Zn+2 प्लस Cu। ठीक है, बैलेंस्ड है। अभी कैलकुलेट क्या करना है, इनॉट सेल। इनॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते थे, इनॉट सेल, इनॉट सेल कैसे कैलकुलेट होता था बेटा, इनॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, हाँ कि ना। फिर एट लास्ट आप नॉस्ट इक्वेशन यूज करके ई सेल निकाल देना, क्योंकि आपने खुद इनॉड सेल तो निकाल दिया, -0.0591/n भी निकाल दिया। अब क्यू आपको दे दिया होगा सारे की कंसेंट्रेशन। अब दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप एक दो होमवर्क ले लेना, खत्म। ओके, क्या दिया है, एसएन से SN+2 जा रहा है 1m, SN+2 की जो कंसेंट्रेशन है 1m, Pb+2 कंसेंट्रेशन है 10⁻³ और यहाँ से Pb बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी तक समझ में आया, समझ में आया, क्या हम क्वेश्चन करें, क्या हम क्वेश्चन करें, बोलो, डन, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख ले, इक्वेशन लिखते हैं। ओके, क्या होगा इक्वेशन, SNS gives us what, SN+2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, Pb+2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो n कितना आ गया, n आ गया 2 आया। फिर टोटल रिएक्शन लिख लो, यहाँ पे भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, प्लस Pb+2, ओके, गिव्स अस व्हाट, SN+2 प्लस Pb। ठीक है, इतना आपको मिल गया, इतना आपको मिल गया। ओके, मुझे एक बात बताओ, हमने n निकाल दिया, अब क्यू निकाल देते हैं। ओके, क्यू क्या होगा, SN+2 का कंसेंट्रेशन और फिर Pb का कंसेंट्रेशन भी होना चाहिए, बट आप खुद देखो ये सॉलिड में है, तो क्या आपको याद है जो भी हम सॉलिड में लेते थे उसका वैल्यू क्या होता था, उसका वैल्यू क्या होता था, जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ बेटा, उसका वैल्यू क्या होता था, बताओ क्या होता था उसका वैल्यू। जब भी कुछ सॉलिड फेज में होता था, तो जब हम रिएक्शन क्वेश्चन में उसकी कंसंट्रेशन लेते थे, तो उसकी एक्टिव मास याद है कि नहीं, उसकी एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते थे, क्या लेते थे, अरे बताओ, 1। ओके, तो इसलिए Sn+2 के साथ मैं Pb नहीं लिख रही हूँ। सिमिलरली Pb+2 के साथ Sn भी होना चाहिए, लेकिन ये भी सॉलिड फेज में है, तो फिर हम 1 के लिए क्यों लिखे। अब Sn+2 की कंसेंट्रेशन हमें कितना दिया है, Sn+2 की कंसेंट्रेशन हमें दिया है 1 मोलर, 1 मोलर दिया है, करो भाई, 1 बाय उसकी दिया है कितना, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3। क्यू भी हमने निकाल दिया। हम निकालने जा रहे हैं क्या, इनॉट सेल। इनॉट सेल मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ ताकि आपके लिए ही इजी हो। ओके, यहाँ पे मैं इनॉट सेल निकाल देती हूँ। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ओके ठीक है, खुद देखो, कैथोड में क्या होना चाहिए, Pb+2 से Pb ही होना चाहिए, +2 से मतलब +2 से ये 0 में जा रहा है, मतलब ये SRP का ही वैल्यू है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीडेशन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हाँ कि ना, ऐसे लिखते हैं, बट आप खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Sn+2 सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 0 से +2 जाता है, बट यहाँ पे आप खुद देखो वो कैसे लिखा है, Sn+2 से Sn जा रहा है, मतलब वो ऑलरेडी उसकी फॉर्मेट ही रिडक्शन में दिया है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ SRP। तो आपको यहाँ पे एनोड की केस में कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया क्या, मतलब इन केस आपको सपोज क्वेश्चन में देता कि ई नॉट ऑफ Sn+2 इज इक्वल टू -0.14 वोल्ट, तो आप बोलते कि भाई एक तो ये एनोड की केस है, और एनोड में ये Sn से Sn+2 लिखा है, मतलब क्या ये ऑक्सीडेशन की केस लिखा है, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन की केस में लिखा है, सो दैट विल बी -0.14। फिर आप इसको SRP में कन्वर्ट करते और 0.14 लिखते, हाँ कि ना। बट यहाँ पे आप देखो वो ऑलरेडी एनोड में तो है, ऑलरेडी उसको लिख के दिया है किसके तरीके में, रिडक्शन के तरीके में, Sn+2 से Sn के तरीके में। तो क्या हमें इसको चेंज करने की जरूरत है, क्या हमें इसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत है, जबकि ये खुद SRP दे दिया है, जबकि ये खुद SRP दे दिया है, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत है, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, करने की जरूरत है या नहीं, अरे बोलो बेटा, बोलो, नहीं जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड कितना है, -0.13 वोल्ट, माइनस ऑफ क्या है, 0.14। ओके, 0.14, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये कर लोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0.01, कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, तो अभी आपको इनॉट सेल मिल गया, क्यू भी मिल गया, एन भी मिल गया, तो क्या आप अभी सिंपली नॉस्ट इक्वेशन यूज करके कर सकते हैं, यस और नो। सो ई सेल, चलो अलग कलर में करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल, जो कि है कितना, 0.01 माइनस 0.591 अपॉन एन, कितना था, एन था 2 इनटू ऊपर कितना था, रिएक्शन क्वेश्चन हमने कितना निकाला था, क्यू है log 10⁻³ जो कि हो जाएगा 3 log 10, मतलब 0.01 माइनस 0.591/2 इंटू 3 log 10, log 10 तो 1 होता है, यस और नो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सम अराउंड आ जाएगा -0.054। ओके, हमें बोला था स्पॉन्टेनिटी भी निकालने के लिए, तो मुझे बोलो ये जो ई सेल हमने निकाला, ई सेल क्या है, ई सेल इज लेस देन 0, दैट मीन्स द रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यस और नो। आप खुद देखो, ई सेल क्या है, लेस देन 0, हमने अभी बोला भाई ई सेल अगर लेस देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर मोर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे, क्या ये समझ में आया, बोलो आया कि नहीं, जल्दी बताओ, आ गया,
आ गया? आ गया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद देख लो, आप लोग खुद देख लो। ओके, चलो। क्या दिया है भाई? Fe+3 से Fe+2, फिर Ce+4, Ce+3। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये दोनों फिर ऑक्सीडेशन में होंगे। यहाँ पे Pt क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉलिड फेज में नहीं है। बेटा जी यही क्वेश्चन कर लेंगे एंड देन आप लोग चले जाओ। ओके ओके, ये भी मैं हद तक करूंगी, फिर देन आप खुद सॉल्व कर लेना। ओके, सिमिलरली ये क्या? हेलो, हेलो। हाँ सर, मैं एंड कर रही हूँ, बस 2 मिनट। Am I visible? अरे बेटा, इसके बाद आपकी क्लास है फिर से। चलो ठीक है, नॉट एन इशू। विजिबल हो ना? ये खत्म कर लेते हैं। ओके। चलो ठीक है। क्या है भाई? C+3 से जा रहा है क्या? C+4 प्लस E इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे N क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप Q भी निकालोगे तो Q कितना आ जाएगा? हाँ, इस सब की कंसेंट्रेशन 1 दिया है, मतलब 1 × 1/1 × 1, तो Q भी आ जाएगा 1। ठीक है, बस वो इनॉट सेल निकाल के बता देती हूँ मैं। सॉरी, क्या ई सेल निकाल के बता देती हूँ। सॉरी, इनॉट ही बता, इनॉट सेल बता देती हूँ। दैट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों भी रिडक्शन के फॉर्मेट में ही दिया है। Fe+3 से Fe+2 में ही दिया है। देखो, मतलब +3 से +2 जा रहा है, जबकि ये Fe+2 से Fe+3 लिखना चाहिए। ये सो नो, कभी लिखेगा तो फिर एसओपी अगर होगा तो फिर हम एसआरपी में कन्वर्ट कर लेते, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप सिंपली क्या कर लोगे? 1.60 माइनस 0.77 कर लेना, फिर 0.83 आ जाएगा। तो आप खुद देखो, यहाँ पे ई कितना आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल। क्या था? इनॉट सेल कितना था भाई? 0.83 इन, सॉरी, माइनस माइनस 0.0591 बाय एन कितना था? 1 इंटू log 1। तो भाई ये तो हो जाएगा 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ई सेल कितना है? ई सेल इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास इतना ही था, खत्म। ये आप खुद कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये +2 से +3 जा रहा है, ई नॉट। मतलब यहाँ पे आपको एसओपी दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? एसओपी दिया है। हाँ हाँ, आराम से देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। आई थिंक उसको उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब खुद देखो, ये एसओपी दिया है तो इसको एसआरपी में कन्वर्ट करना। और ये सिर्फ Fe+2 का क्यों दिया है? क्योंकि H2 भी दिया है। H2 H+, H2 से H+ जाए, फिर H+ से H2 जाए, उसकी नॉट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.17 माइनस 0 हो जाएगा इसकी ई नॉट सेल। ये सुन लो, वो हो जाएगी 0.17। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। कोड देख लो खुद। What if everything you're going through is preparing you for everything you have ever wanted? एक बार खुद सोचो कि एक्चुअली 2-3 दिन से पहले मुझे मैसेज आया था कि दीदी, लाइक वी आर फेसिंग अ लॉट, यही प्रॉब्लम होता है, ये होता है, दैट दिस इज व्हाट आई सेड हिम, कि एक बार सोचो कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, हो सकता है यही लेके आपको सक्सेस की तरफ जाए। हाँ कि ना? क्योंकि ये सब तो होना ही है। सो जस्ट रिमेंबर, व्हाट इफ एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू इज प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड। आप जो चाहते हो उसी के लिए ही आपको तैयारी कर रहा है, जो भी अभी अभी आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है बेटा, आप अगर अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो फिर अभी से लग जाओ। लेट्स एंड द क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी वेंसडे को है। कब है? वेंसडे को 8 बजे रखेंगे एंड उस दिन खत्म कर लेंगे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस दिन आप ज्वाइन करना। आई टॉक अबाउट दिस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।